Hello friends, welcome to XIS. दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ करंट अफेयर सीरीज़। करंट अफेयर को हॉलिस्टिकली कवर करेंगे, क्या पढ़ना है और साथ साथ में क्या नहीं पढ़ना है वो सब भी देखेंगे। कुछ डिटेल्स होती हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए जनरली ज़्यादा रेलेवेंट होती हैं, तो वो सारी डिटेल्स हम कवर करेंगे। और जो डिटेल्स एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट नहीं होती हैं लेकिन एक करंट अफेयर का टॉपिक में फिर भी कवर की जाती हैं, उन सबको हम ट्राई करेंगे कि कम से कम पढ़ें, ताकि आप कम समय में ज़्यादा अच्छे से कंटेंट को कवर कर पाओ। जो भी एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट डिटेल्स हैं वो सारी अच्छे से कवर की जाएंगी, और साथ में जितनी भी कंटेक्चुअल नॉलेज जितनी जहाँ ज़रूरत होगी वो सभी मैं आपको बताऊंगा। आज का हमारा पहला टॉपिक है सेमिकॉन इंडिया 2024। सेमिकॉन इंडिया 2024 ऑर्गेनाइज़ किया गया है ग्रेटर नोएडा में सितंबर 11, 2024 को। नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। ये एक 3 डे कॉन्फ्रेंस था। बेसिकली सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है इंडिया की, क्योंकि इंडिया को हम एज अ ग्लोबल हब डेवलप करने का ट्राई कर रहे हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। जो एक कॉन्फ्रेंस था, कॉन्फ्रेंस का थीम था शेपिंग द फ्यूचर और शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी रिसेंटली एक चिप मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हुआ है स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको भी अप्रूव करना है। अडानी ग्रुप की ये कंपनी है और इजराइल बेस्ड एक कंपनी है टावर सेमीकंडक्टर, वो मिलकर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम है क्या? इसका बेसिकली गोल ये है कि इंडिया में जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग हो गई, डिज़ाइन इकोसिस्टम है, डिज़ाइन से है कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, वो इसका मेजर रोल है। क्योंकि ऑलरेडी डिज़ाइन में हम 20% मार्केट शेयर हमारे पास ऑलरेडी है डिज़ाइन का। हमारा जो गोल है वो ये है कि हम कम से कम 85,000 न्यू टेक्नीशियंस जो स्किल्ड होंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम करने के लिए, वो हम यहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहते हैं ऐसे R&D एक्सपर्ट्स को। इसमें कुछ स्कीम्स हैं, सब स्कीम्स, जैसे कि सेमीकंडक्टर फैब्स, फैब्रिकेशन बेसिकली, एंड डिस्प्ले फैब्स, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कंपोनेंट्स। और इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को कवर करेंगे, जैसे इसमें सिलिकॉन फोटोनिक्स हो गया, कंपाउंड सेमीकंडक्टर मैम्स हो गया, इस सबको हम कवर करेंगे। ओवरऑल जो ये हॉलिस्टिकली जो मिशन है वो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली आप देखोगे USA और जो यूरोपियन नेशंस हैं वो एक China+1 स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, ताकि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। इसलिए चाइना का एक ऑल्टरनेटिव के लिए भी इंडिया है वो USA के साथ एक तरीके से पार्टनरशिप में है, ताकि USA चाइना को चाइना को बाईपास किया जा सके और चाइना पे डिपेंडेंसी कम की जा सके। तो उसके लिए USA इंडिया को हेल्प कर रहा है। तो इतना ही है इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कैबिनेट अप्रूव 7 स्कीम्स फॉर टू इम्प्रूव फार्मर्स लाइफ। ये काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो हॉलिस्टिकली ऑलमोस्ट हर एक डायमेंशन को कवर करती हैं कि कैसे कैसे हम क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ा सकते हैं, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हॉलिस्टिकली ये स्कीम्स कवर करती हैं। कौन कौन सी स्कीम्स हैं? मेजरली डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, यहाँ पे कैसे हम डिजिटल डेटा है उसको बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं ओवरऑल किसान की जो इनकम है और जो फसल की पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए। इसके 2 फाउंडेशनल पिलर्स हैं। कौन कौन से? एग्रीस्टैक और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्रीस्टैक क्या होता है? एग्रीस्टैक एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं वो सारे स्टेक होल्डर एक जगह पे आके कम्युनिकेट कर सकते हैं, आइडियाज़ अपने शेयर कर सकते हैं। तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह एग्रीस्टैक को प्रोवाइड करा गया है। उसी तरीके से कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पे भी डेटा अवेलेबल होगा किस चीज़ से रिलेटेड, जैसे वेदर का डेटा हो गया, फ्लड मॉनिटरिंग का डेटा हुआ, ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है किसी पर्टिकुलर एरिया में, इस तरीके का जो डेटा है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि किसान हैं जो फार्मर्स हैं वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकें। इस स्कीम के अंदर एक फार्मर आईडी का भी कॉन्सेप्ट है। हर फार्मर को एक आईडी दी जाएगी, जिससे कि उस फार्मर ने पहले कौन सी फसल उगाई थी, अभी कौन सी उसने फसल उगाई है, इन सब का जो डेटा है वो फैच किया जा सके। इसके अलावा जो ओवरऑल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको एनहांस करने के लिए जो फसलें हैं उनको क्लाइमेट रेजिलियंस बनाया जाएगा। क्लाइमेट रेजिलियंट जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रॉट रेजिलियंट क्रॉप्स हो गई, ताकि जो अगर कहीं पे पानी कम है या फिर किसी साल बारिश कम हुई है तो फसल है वो बर्बाद ना हो जाए। ओवरऑल जो हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर एजुकेशन का इकोसिस्टम है उसको बेहतर किया जाएगा, स्टूडेंट्स को ट्रेन करा जाएगा एग्रीकल्चर फील्ड में, और जो ओवरऑल रिसर्च वर्क है उसको बढ़ाने का भी यहाँ पे ट्राई किया जा रहा है। क्योंकि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ की तरफ एम करती है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं जैसे AI है, बिग डेटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस सब का भी इस्तेमाल किया जाएगा। फर्दर स्कीम का पार्ट है सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ प्रोडक्शन। इसके लिए बेसिकली जो एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए जितने भी इसमें ये जो जितनी भी स्कीम्स हैं ना उन सब का क्रक्स ये है कि हम कैसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ओवरऑल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक को बेहतर करने के लिए। जैसे जेनेटिक रिसोर्सेज है जो उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, हॉलिस्टिकली सारी क्रॉप्स को, ट्रॉपिकल क्रॉप्स भी हैं, सब ट्रॉपिकल भी हैं, रूट, ट्यूबर, बल्बस, एरिड क्रॉप्स। ट्यूबर क्रॉप्स कौन सी होती हैं? ट्यूबर क्रॉप्स उनको बोलते हैं जिनका नॉर्मली हम स्टेम होता है जो जो वो खाते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, रूट आपको पता ही है, जैसे कैरेट वगैरह हो गया। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है जहाँ पे इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं और किसानों को टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है। यहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च, एजुकेशन, ये सब भी काम किया जाता है। और कोई भी किसानों को एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड करानी हो, यानी कि गवर्नमेंट को अगर किसानों के साथ कुछ भी शेयर करना है तो वो नॉर्मली कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू ही किया जाता है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये ओवरऑल कैसे हम सस्टेनेबली अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आने वाली जनरेशन भी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो काफ़ी पुश कर रही है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ें। इसके लिए रामनाथ कोविंद कमेटी बनाई गई थी जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। इसने क्या रिकमेंड किया है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया में हमें लेके आना चाहिए, और इन्होंने बोला है कि हम इसको 2 फेजेज़ में कराएंगे। फर्स्ट फेज़ में क्या होगा, लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उनके इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाएगा एक साथ, और उसके 100 दिन के अंदर अंदर सेकेंड फेज़ में जो लोकल बॉडीज़ होंगी, लोकल बॉडीज़ का जो इलेक्शन है वो कराया जाएगा। तो इस तरीके से 2 फेज़ में वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। जो कमेटी है ये बता दिया मैंने आपको, रामनाथ कोविंद जी के अंदर बनाई गई थी। इस कमेटी के कुछ और भी मेंबर हैं, वैसे बहुत सारे मेंबर हैं, सारे आप याद करने की जरूरत नहीं है, आपको 1-2 पता हो। जैसे रामनाथ कोविंद जी तो चेयरमैन हैं, उसके अलावा अमित शाह जी हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं, NK सिंह जो कि 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, वो भी इस कमेटी के मेंबर थे। कमेटी ने हॉलिस्टिकली अपोजिशन पार्टीज़ और जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में सबसे बात करके अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। साइमल्टेनियस इलेक्शन हमारे इंडिया में होते आए हैं, 1951 से 1967 तक हुए हैं। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट है जो वो टाइम से पहले ही बर्खास्त हो गई थी, तो बीच में इलेक्शंस कराने पड़ गए थे। इसके पहले भी जो जैसे लॉ कमीशन है, इसकी 170th रिपोर्ट थी जो 1999 में आई थी, इसने भी बोला था कि हमें जो स्टेट लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं एटलीस्ट इनके इलेक्शन को एक साथ कराना चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी जो 79th रिपोर्ट है 2015 की, उसने 2 फेजेज़ वाली जो बात है जो रामनाथ कोविंद ने भी कमेटी ने भी सजेस्ट करी है, रामनाथ कोविंद कमेटी ने, वो भी ये पहले बोल चुके हैं कि हमें 2 फेजेज़ में हम चाहें तो वन नेशन वन इलेक्शन को इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, PM स्वानिधि स्कीम। देखिए, PM स्वानिधि है, ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो उनको कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड कराने के लिए स्कीम है। तो इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने फिलहाल ही में कुछ अवार्ड्स वगैरह दिए हैं, तो उनसे रिलेटेड ये करंट अफेयर है। इसमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस कुछ थीम्स वगैरह आप देख लो। जैसे इसका जो ये नाम था इस प्रोग्राम का, वो था उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स इंस्पायरिंग एक्सेलेंस। काफ़ी बड़ी सी थीम है, नॉर्मली इतने बड़े बड़े जो थीम वगैरह हैं ये नहीं पूछे जाते हैं पेपरों में। इसमें अवार्ड दिए गए हैं, अवार्ड्स के नाम क्या है, प्रेज अवार्ड्स, ठीक है, प्रेज अवार्ड्स PM स्वानिधि। लार्ज स्टेट की कैटेगरी में जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है लोन परफॉर्मेंस में, वो मध्य प्रदेश है। स्मॉल स्टेट्स के और यूटीज़ के केस में लद्दाख है, और हिली स्टेट्स में असम है, ठीक है। कुछ और अवार्ड भी दिए गए हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखना चाहे तो एक बार देख सकते हैं इनको, लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि किसी स्कीम के अंदर कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं इतना डेप्थ में पूछा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस करके एक कैटेगरी है, वहाँ पे मध्य प्रदेश है, लार्ज स्टेट में दिया गया है। उस तरीके से अर्बन लोकल बॉडीज़ के केस में भी यहाँ पे मल्टीपल सिटीज़ हैं, जैसे मेगा सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है जो इसको अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा इसमें एक अवार्ड कैटेगरी है स्वनिधि से समृद्धि स्कीम से रिलेटेड। अभी अवार्ड कैटेगरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको स्वनिधि से समृद्धि स्कीम है क्या ये पता होना चाहिए। स्वनिधि से समृद्धि नेक्स्ट स्टेज था PM स्वनिधि स्कीम का। इसमें क्या करा गया, जिन लोगों ने स्वनिधि स्कीम के अंदर लोन लिया था, ठीक है, लोन लिया था और सक्सेसफुली उन्होंने लोन रीपे कर दिया है, या फिर जो भी बेनिफिशरीज हैं इस स्कीम के, उनको आइडेंटिफाई करा जा रहा है कि कैसे ये सेम लोगों को हम गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम के साथ लिंक कर सकते हैं ताकि ये और बाकी की स्कीम्स का भी फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि PM स्वनिधि जो स्कीम है इसमें इतना ही है, PM स्वनिधि समृद्धि ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपको पता होना चाहिए। ये एक स्कीम लिंकेज प्रोग्राम है PM स्वनिधि से समृद्धि। इसमें फर्स्ट कैटेगरी में आप देखोगे मिलियन प्लस कैटेगरी है, जो इसमें वाराणसी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको अवार्ड दिया गया है। सिस्टमेटिक प्रोग्रेस एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग स्पार्क अवार्ड्स, ठीक है, स्पार्क अवार्ड हैं ये इस कैटेगरी के अंदर दिए गए हैं। इसमें भी बहुत डेप्थ में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, डेटा एक बार आपको देखना हो तो देख लें। बिग स्टेट्स में जैसे केरला है, रैंक 2 UP है, और हिली स्टेट्स में हिमाचल है। बाकी इतना डेप्थ में नॉर्मली ऐसी स्कीम से रिलेटेड सवाल नहीं पूछे जाते हैं। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन 2024 ये स्टार्ट किया गया था। स्वच्छता ही इसका जो थीम है वो आपको पता होना चाहिए, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। अक्टूबर 2 को ये मतलब बेसिकली सितंबर 17 से स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2 तक। अक्टूबर 2 तक ही इसको क्यों किया गया है, क्योंकि आपको याद होगा 2014 में जब स्वच्छता अभियान चलाया गया था
वो भी 2 अक्टूबर को ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, ठीक है। और जो ओवरऑल जो ये स्वच्छता ही सेवा कैंपेन है, इसका एम क्या था? इसका एम था कि कैसे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं बेसिकली, उनको हम उनके जो कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में उसको हम एक्नॉलेज करें। इसके 3 पिलर्स हैं इस ओवरऑल प्रोग्राम के। कौन कौन से? क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट CTUs, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, स्वच्छता में जन भागीदारी। ये 3 इसके पिलर्स आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट हैं जो द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी एक फंक्शन अटेंड किया था इसके अंतर्गत, सफाई मित्र सम्मेलन उज्जैन में जो ऑर्गेनाइज हुआ था। नेक्स्ट, सफाई मित्र सम्मेलन, इसका ये स्वच्छता ही सेवा, इसके ही अंडर एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, PM आशा स्कीम। देखिए, PM आशा स्कीम है जो, इसके 2 गोल हैं। PM आशा स्कीम में होने वाला क्या है? एक तो प्राइस सपोर्ट सिस्टम है इसमें, एक प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। प्राइस सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? प्राइस सपोर्ट में बेसिकली जो गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट MSP पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ख़रीद लेती है किसानों से, तो वो एक तरीके का प्राइस सपोर्ट स्कीम ही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसे प्रोक्योर करेगी अलग अलग फसलों को? फॉर एग्जांपल पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, कॉपरा है, कॉपरा ड्राइड कोकोनट को बोलते हैं, तो ये हो गया प्राइस सपोर्ट स्कीम। उसी तरीके से प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, ये एक तरीके से जैसे हरियाणा में एक स्कीम चलती है उसको बोलते हैं भावांतर भरपाई योजना। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो MSP गवर्नमेंट ने 2,000 रुपये किसी फसल के लिए डिसाइड किया था, लेकिन जो किसान है उसने अपनी फसल 1,800 रुपये में बेच दी, तो जो 200 रुपये का अंतर है इसको हम बोलेंगे भाव का अंतर, यानी कि प्राइस डेफिशिएंसी। तो गवर्नमेंट उस बंदे को 200 रुपये और पे कर देगी, जिससे कि उसकी जो कीमत है वो 2,000 हो गई, यानी कि MSP के बराबर हो गई। इसके अलावा गवर्नमेंट ने पायलट बेसिस पे एक और प्रोग्राम स्टार्ट करा है इसके अंदर, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकेज स्कीम। इसमें गवर्नमेंट क्या करने वाली है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं इस वैल्यू चेन के अंदर, कि वो भी जो प्रोक्योरमेंट है वो लोगों से कर सकते हैं। इसके अलावा वो स्टॉक भी मैनेज अपना वो प्राइवेट स्टॉक है वो भी मैनेज कर सकते हैं, अपने पास मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, लद्दाख में देखिए, लद्दाख में काफ़ी टाइम से डिमांड हो रही थी कि नए डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए जाएं और 6 शेड्यूल में ऐड करा जाए लद्दाख को। तो लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं, लेकिन 6 शेड्यूल में अभी भी ऐड नहीं किया गया है। पहले लद्दाख में सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेह और कारगिल। अभी जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग, ठीक है, इन एरियाज़ को भी डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ डिस्ट्रिक्ट। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं अभी। 6 शेड्यूल, देखिए लद्दाख के लिए आपको पता होगा सोनम वांगचुक जी हैं, ऐसा बोला जाता है कि 3 इडियट्स है जो इन्हीं के ऊपर बनी थी वो। सोनम वांगचुक जी हैं जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाल दो, ताकि लद्दाख में जो फिलहाल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी वजह से जो लद्दाख है उसका एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। तो ये चाहते हैं कि लद्दाख के ऊपर जो लद्दाख के लोकल लोग हैं उनका ही कंट्रोल होना चाहिए, जो परमिशन वो लोग दें, क्योंकि आपको पता है 6 शेड्यूल के अंदर होता क्या है कि 6 शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। वहाँ पे एक इलेक्टेड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है, जिसके पास पावर होती है ये परमिशन ग्रांट करने की कि वहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, कौन सी नहीं होंगी। 6 शेड्यूल है जो, ये इससे संबंधित आर्टिकल है, आर्टिकल 244, इसका सब क्लॉज 2 है जो, वहाँ पे 6 शेड्यूल की बात की गई है। 4 राज्य हैं, कौन कौन से? नॉर्मली इस ट्रिक से पढ़ा जाता है AM-TM, कौन सा? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 राज्य हैं ऑलरेडी जो 6 शेड्यूल में आते हैं। अभी लद्दाख को भी 6 शेड्यूल में डालने की डिमांड चल रही है। लद्दाख के बारे में इसके अलावा पॉपुलेशन वगैरह कितनी है ये तो लद्दाख के बारे में नहीं पूछा जाएगा आपसे। 2.74 लाख के आसपास लद्दाख की पॉपुलेशन है। 6 शेड्यूल में इसको डालने की मांग चल रही है। लद्दाख आपको पता होगा 2019 में इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। पहले ये जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसका पार्ट हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट अलाउज फॉर सब क्लासिफिकेशन ऑफ SCs एंड STs। हुआ क्या था कि देखिए, सबसे पहले पंजाब में सब क्लासिफिकेशन किया गया था शेड्यूल कास्ट का। उसके बाद में पंजाब में काफ़ी टाइम तक ये रहा, फिर आंध्र प्रदेश में किया गया। लेकिन आंध्र प्रदेश में जब ये सब क्लासिफिकेशन किया गया शेड्यूल कास्ट का, तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश जो केस हुआ था 2004 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल यानी गलत ठहरा दिया था और ख़त्म कर दिया था सब क्लासिफिकेशन को। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट को बदल दिया है, और अभी आप देखोगे तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सब क्लासिफिकेशन अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट करती है तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप सब क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो इसके बाद में जब ये जजमेंट दिया गया था, लेटेस्ट जजमेंट जब आया है ये, टोटल 7 जजेस की बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी भी थे। तो इसमें ही एक दूसरे जज थे जिनका नाम है BR गवई। तो BR गवई जी ने अपनी एक स्टेटमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, जो फिलहाल आपको देखने को मिलता है OBCs वाली लिस्ट में, ठीक है, जो OBC में एक नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है,
कि इसको भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में इंट्रोड्यूस करा जाए। ऑल्दो गवर्नमेंट ने अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करते हुए बोला है कि वो इस क्रीमी लेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है या फिर उसके फेवर में नहीं है। ऑल्दो जो स्टेट्स हैं वो सब क्लासिफिकेशन करने में इंटरेस्टेड हैं। जैसे पंजाब में जब सब क्लासिफिकेशन हुआ था तो उन्होंने वाल्मीकि और मजहबी सिख, ये कैटेगरी वहाँ पे दलित सिख भी बोलते हैं इनको, वाल्मीकि और मजहबी सिख, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया था क्योंकि वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तमिलनाडु ने भी 3% का जो कोटा वो फिक्स किया था, किसके लिए? अरुंधतिया कास्ट के लिए। ये शेड्यूल कास्ट में काफ़ी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है। तो अभी अगर कोई स्टेट करना चाहे क्लासिफिकेशन तो कर सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। ठीक है, ये एक कमेटी के बारे में कर बात की गई है, लेकिन इस कमेटी ये कोई इस पर कुछ खास काम नहीं हुआ है तो अभी इतना रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट, एग्ज़ाम्स में आपको पता होगा नीट एग्ज़ाम लीक हुआ था या फिर ऐसे खबरें आई थी कि लीक हो गया है और उसमें कुछ फ्रॉड की खबरें आई थी। उसके बाद में ये एक्ट लेके आया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। इसमें जो पब्लिक एग्ज़ाम्स होते हैं यानी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं खासकर रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें चीटिंग को रोकने के लिए प्रोविज़न किए गए हैं। कौन कौन से एग्ज़ाम इसमें मेंशन है? देखिए, कुछ एग्ज़ाम्स को इसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है जो कि एक तरीके से रेलेवेंट भी हो जाते हैं यहाँ पे। कौन कौन से? यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और एनटीए। ये टोटल 5 हैं, इनका तो नाम मेंशन किया गया है इसमें। साथ ही में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो स्टेट बोर्ड में एग्ज़ाम होते हैं वो इसके अंदर कवर नहीं किए गए हैं। ठीक है, ये यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन आया था, तो आपको पता होना चाहिए स्टेट बोर्ड वगैरह के जो एग्ज़ाम है वो इसमें कवर नहीं होते हैं। ये प्राइमरली उन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स के लिए है जो जनरली जॉब्स वगैरह देने के लिए किए जाते हैं। इसमें जो सज़ा का प्रोविज़न किया गया है, अगर कोई पकड़ा जाता है ऐसे किसी केस में इन्वॉल्व, तो वहाँ पे 5 साल की सज़ा दी जाएगी या तो आपको, या फिर 10 लाख का फ़ाइन, या फिर ये दोनों भी एक साथ लगाए जा सकते हैं। और जो ऑफेंस है इसको नॉन बेलेबल की कैटेगरी में और नॉन कंपाउंडेबल माना गया है, यानी कि काफ़ी सीरियस ऑफेंस की तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है। नेक्स्ट, नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसका कैंपस हाल ही में रीओपन किया गया है स्टूडेंट्स के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। राजगीर बिहार में ये लोकेटेड है। और आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, गुप्ता एम्परर थे जो कुमार गुप्ता, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनवाया था। बाद में धर्मपाल नाम के एक राजा हुए थे पाल डायनेस्टी के, उन्होंने इसको रेनोवेट करवाया था। फ्रांसिस बुचानन ने इसको ओरिजिनली डिस्कवर किया था सबसे पहली बार, लेकिन उस टाइम पे उसने इसको सिर्फ ये देखा था कि कुछ रूइंस हैं, खंडर जैसा कुछ है। फ्रांसिस बुचानन है ये वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल थे उसके ये पर्सनल फिजिशियन थे। बाद में 1861 में जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने, उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था एज ए यूनिवर्सिटी। लेटेस्ट जो कैंपस बनाया गया है, न्यू कैंपस राजगीर में, उसके जो आर्किटेक्ट हैं वो बीवी डोशी जी हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आर्किटेक्ट कौन था, तो ये बीवी डोशी कौन है ये आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल जो नेट कार्बन एमिशन होगा जो कैंपस से, उसमें इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन हो, यानी कि जितना वो कार्बन रिलीज़ करेगा उतना ही एब्जॉर्ब भी करेगा। तो ओवरऑल कितना हो गया? नेट जीरो। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये नालंदा, ऑलरेडी पहले से इसको डिक्लेयर किया हुआ था। अभी ये कोई लेटेस्ट नहीं है, मतलब 2016 में ही इसको डिक्लेयर कर दिया गया था एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कुछ और भी यहाँ पे साइट्स मेंशन्ड हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे कि नालंदा महाविहारा, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स गया बिहार में है, अजंता केव्स औरंगाबाद में। ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके भी। इसके अलावा लेटेस्ट में इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन इतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हैं वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले वो दूसरे, मतलब लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले देश के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। पहले थे जवाहरलाल नेहरू जी और अभी हमारे हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी। इस बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में टोटल 72 मिनिस्टर्स ने शपथ ली है, उसमें से 7 वुमेन हैं। इसके अलावा आपको पता होगा इस बार जो गवर्नमेंट बनी है वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्टियां हैं बीजेपी के साथ में, जिन्होंने बीजेपी को गवर्नमेंट बनाने में हेल्प की है। एक है आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी, जिसके जो मेन लीडर हैं वो हैं चंद्रबाबू नायडू जी, और उसके अलावा है जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है बिहार से। पीएम नरेंद्र मोदी, ये मैंने आपको बता दिया, 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म जीतने वाले दूसरे लीडर बन गए हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद में। इसके अलावा इसमें इस बार जो कैबिनेट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स आप देख लीजिए, बाकी तो बहुत लंबी लिस्ट है, ये आप देख लीजिएगा, एक बार नज़र मार लीजिएगा। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स कौन कौन है? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं जो वो हमारे पास हैं राजनाथ सिंह जी, अमित शाह हैं उनको मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जेपी नड्डा जी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, शिवराज सिंह चौहान हैं इनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया है, निर्मला सीतारमन पहले की तरह फाइनेंस मिनिस्टर, एस जयशंकर जी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में है ये, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर, और मनोहर लाल खट्टर हैं, इनको भी कैबिनेट मंत्रालय दिया गया है, कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बाकी एक बार आप इस पूरी लिस्ट पे भी नज़र मार लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, जो
इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन लोकसभा का, उसके साथ साथ कुछ असेंबली इलेक्शन भी करवाए गए थे। कहाँ कहाँ के आप देखोगे, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, यहाँ के इलेक्शंस करवाए गए थे। और इसके अलावा कुछ बाई इलेक्शंस भी हुए थे। बाई इलेक्शंस हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। बाकी जो आंध्र प्रदेश और इन सब में इलेक्शन हुआ है, कौन पार्टी जीती है और कौन सीएम बना है, एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि जनरल इलेक्शंस हुए थे जो, वो 7 फेजेज़ में कराए गए थे। और आज तक हमारे देश में जो जितनी बार भी जनरल इलेक्शन हुए ना, जो उनका टाइम पीरियड होता है, कितने दिन लगे इलेक्शन कराने में, तो उससे हिसाब से देखा जाए तो ये दूसरा सबसे लंबा इलेक्शन था। 44 दिन में हुआ, 7 फेजेज़ में। नेक्स्ट, इस बार एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और की इलेक्शन कमीशन ने, क्या किया इलेक्शन कमीशन ने कि पहले क्या होता था, जो बूढ़े लोग होते थे, काफ़ी एजिड लोग होते थे, सीनियर सिटीजन्स, उनको भी बूथ पे जाके वोट करना पड़ता था। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको ऑप्शन दिया है, जो डिसेबल्स हैं, एक तो जो डिसेबल्स हैं और एक जो एजिड हैं 85 से या फिर उनसे ज़्यादा की जिनकी उम्र है, वो घर बैठे ही बैलेट के थ्रू वोट कर सकते हैं। इस बार जो इलेक्शन हुआ उसमें हाईएस्ट एवर वुमेन वोटर्स का पार्टिसिपेशन था। यानी कि आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें जो वुमेन की वोटिंग का परसेंटेज है, उस पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज इस बार वुमेन का रहा है ओवरऑल। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी हाईली लाइकली है कि एग्जाम में पूछा जाएगा, शोम्पिन ट्राइब है। ये एक मोंगलोइड ट्राइब है जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड पे पाई जाती है। इस ट्राइब ने फर्स्ट टाइम एवर वोट करा है। इसके पहले ये ट्राइब कभी वोट नहीं करती थी, पहली बार इन्होंने इस इलेक्शन में वोट किया है। जो ओवरऑल वोटर टर्नआउट इस बार रहा था वो था 65.79%। सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई हमारी लक्षद्वीप में और सबसे कम हुई बिहार में। नेक्स्ट, इलेक्शन कौन जीता ये हमें पता ही है, बीजेपी इलेक्शन जीती है। बीजेपी का जो अलायंस है जिसका नाम एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसने इलेक्शन जीता है ओवरऑल। लेकिन बीजेपी को 240 सीट आई थी, जो एनडीए अलायंस है पूरा, उसने 292 सीटें जीती हैं। और जो कांग्रेस लेड अलायंस था जिसका नाम है इंडिया ब्लॉक बोलते हैं जिसको, उसने 234 सीट जीती हैं, और कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं। बस आपको मतलब एक दो का याद रखना है, बीजेपी ने कितनी जीती, कांग्रेस ने, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यूपीपीसीएस के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि समाजवादी पार्टी इस बार 3rd लार्जेस्ट पार्टी है इंडिया में। ठीक है, 37 सीटें उन्होंने यूपी में जीती हैं। नेक्स्ट, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इलेक्शन से रिलेटेड, जैसे रकीबुल हसन सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं। ये डोबरी असम में एक जगह है, वहाँ से एक कॉन्स्टिट्यूंसी है डोबरी असम में, वहाँ से इन्होंने इलेक्शन जीता है, कांग्रेस से हैं ये। और इनका जो सबसे ज़्यादा मार्जिन था, 10 लाख से भी ज़्यादा वोट इनको, मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा का मार्जिन से जीते हैं ये। इसके बाद सेकंड पे शिवराज सिंह चौहान जी थे। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई इलेक्शन में, जैसे एक इंदौर जो कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन था, वहाँ पर जो नोटा है वो सेकेंड नंबर पर रहा है, मतलब पहले पे बीजेपी का कैंडिडेट, दूसरे पे नोटा। इसके अलावा आप देखेंगे जो सबसे कम वोटों से किसने इलेक्शन जीता, तो 48 वोट से मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट पे शिवसेना है जो उसके एमपी ने इलेक्शन जीता है। सूरत कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी रही जहाँ पे अनकंटेस्टेड इलेक्शन हुआ, मतलब कि कोई बीजेपी कैंडिडेट के सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं था, तो इनको विनर मतलब डिक्लेयर कर दिया गया, कोई सामने ही नहीं था। नेक्स्ट, नोटा वोट्स, ये मैंने आपको बता दिया कि इंदौर कॉन्स्टिट्यूंसी में नोटा सेकंड नंबर पे रहा है, और ये हमारी इंडिया में पहली बार हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यंगेस्ट एमपी, इस बार कई सारे एमपी हैं जो 25 साल की एज में हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा हैं तो कम चांस है कि पेपर में पूछा जाएगा। एक बार नाम देख लेते हैं, पुष्पेंद्र सरोज, संभावी चौधरी और प्रिया सरोज। टीआर बालू, ये तमिलनाडु से हैं, डीएमके के ये लीडर हैं टीआर बालू। ये सबसे एजिड हैं, मतलब एमपी जो सबसे एजिड एमपी हैं, ये 7 बार के एमपी हैं, 7th टाइम एमपी बने हैं ये टीआर बालू। एक बहुजन समाज पार्टी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 488 सीटों में से 476 सीटों पे इनके कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई, यानी कि वो 1/6 वोट भी नहीं ला पाए। लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में देखिए, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी है जो इसने इलेक्शन जीता, चंद्रबाबू नायडू सीएम बने, और डेप्यूटी सीएम बने यहाँ पे पवन कल्याण, जो एक साउथ इंडिया के एक्टर भी हैं। इनकी पार्टी है, उनका नाम है जनसेना पार्टी। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल जो गवर्नमेंट है उसमें बीजेपी भी शामिल है, टीडीपी, बीजेपी और जनसेना का अलायंस है, जिसने 164 सीट जीती आउट ऑफ 175 सीट्स। उड़ीसा में मोहन चरण मांझी हैं, जो इन्होंने बीजेपी की तरफ से उड़ीसा में मतलब सीएम की शपथ ली है। ये बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी ने सरकार बनाई है कहाँ पे, उड़ीसा में। जो बीजू जनता दल है वो हार गया है। सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, प्रेम सिंह तमाम हैं, इन्होंने फिर से ये सीएम बन गए हैं, और इनकी जो पार्टी है इन्होंने 31 में से 30 सीटें जीती हैं इस बार वहाँ पे, 32 में से 31 सीटें जीती हैं, मतलब एक ही सीट हारे हैं ये। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू हैं जो इन्होंने फिर से शपथ ली है, 3rd टाइम ये कॉन्जिक्यूटिवली चीफ मिनिस्टर बने हैं, और यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार आई है। सिक्किम में किसकी सरकार थी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की। इसके पहले भी 2023 में कुछ इलेक्शंस हुए थे, स्टेट असेंबली इलेक्शंस। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और तेलंगाना में और मिजोरम में।
इनमें ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार जी आई है छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में सीएम कौन बने हैं, मोहन यादव। राजस्थान असेंबली इलेक्शन में भी बीजेपी जीती है और वहाँ पे सरकार किसकी है, मतलब बीजेपी की सरकार है और सीएम कौन बने हैं, भजन लाल शर्मा। छत्तीसगढ़ असेंबली में भी बीजेपी ने ही इलेक्शन जीता और वहाँ पे विष्णुदेव साय हैं जो ये सीएम बने हैं और फर्स्ट ट्राइबल सीएम है ये छत्तीसगढ़ के, तो इसलिए पूछा जा सकता है। मिजोरम असेंबली में टोटल 40 सीटें हैं यहाँ पे जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM इन्होंने इलेक्शन जीता है और इनकी तरफ से फिर से सीएम बने हैं लाल दूमा। तेलंगाना असेंबली है जो यहाँ पे कांग्रेस ने इलेक्शन जीता है और रेवंत रेड्डी हैं जो वो सीएम बने हैं। नेक्स्ट ये कवच, क्योंकि हाल ही में कई सारे रेल के एक्सीडेंट हुए हैं, इस वजह से जो कवच सिस्टम है इंडियन रेलवेज़ का, ये काफ़ी न्यूज़ में आ गया है। ये कवच है क्या, कवच एक ऐसा टेक्नोलॉजी, मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी है ये जो कि ट्रेन्स में लगाई जाती है। जब दो ट्रेन्स आमने सामने अगर एक पटरी पे आ जाती हैं, ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है। तो ये कवच है क्या, ये एक ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है। लेकिन अब इसको पूरे इंडिया में इसको अभी अप्लाई नहीं करा गया है, मतलब कुछ ही ट्रेन्स में इसको लगाया गया है। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी, इसमें ये बताया गया था कि इसको पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करने में अभी हमें कम से कम 10 साल का टाइम लग जाएगा। तो अभी जो कुछ ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें अभी तक ये इंस्टॉल अच्छे से नहीं किया गया है। पोस्ट ऑफिस एक्ट में मतलब पोस्ट ऑफिस एक्ट है जो उसमें चेंजेस किए गए हैं। 2023 का नया पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया है। इस एक्ट का क्रक्स में आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने क्या किया है इस एक्ट में, कि जो एक्ट है उसमें कुछ नए प्रोविजंस डाले गए हैं जो गवर्नमेंट को अलाउ करते हैं किसी भी पैकेट को, कोई पैकेज भेज रहा है पोस्ट के थ्रू, तो गवर्नमेंट उस पैकेट को ओपन करके देख सकती है नेशनल इंटरेस्ट के केस में। कौन कौन सी यहाँ पे क्राइटेरिया डाले गए हैं, जैसे आप देख सकते हो, स्टेट सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी, काफ़ी सारे हैं। मतलब बेसिकली अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इसको ओपन करके देखना चाहिए तो गवर्नमेंट ओपन करके देख सकती है। और पहले जो पोस्ट ऑफिस एक्ट हुआ करता था, ये सिर्फ गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस है जो उसको कवर करता था। लेकिन अभी जो प्राइवेट कुरियर सर्विसेज हैं उनको भी रेगुलेट कर लिया है गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अंदर में। नेक्स्ट, ईवीएम और वीवीपैट से रिलेटेड एक जजमेंट आया था, जो जस्टिस संजीव खन्ना है वो इन्वॉल्व थे इस जजमेंट में। जस्टिस संजीव खन्ना वही हैं जो नेक्स्ट CJI बनने वाले हैं चंद्रचूड़ जी के बाद में। इन्होंने बोला है कि जो ईवीएम्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और सारे वीवीपैट्स यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल जो होता है, जो जब हम ईवीएम में बटन दबाते हैं तो एक पर्ची बाहर निकल के आती है, उसको वीवीपैट बोलते हैं उस मशीन को। इन्होंने बोला है कि इस सब को वेरीफाई नहीं किया जा सकता। इन्होंने बोला है कोई ज़रूरत नहीं है सबको वेरीफाई करने की, जो ईवीएम है इनको हैक नहीं किया जा सकता है। ADR, ये केस था जो इसमें ADR इन्वॉल्व था। ADR क्या है, अब ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी और इंपॉर्टेंट केसेस में भी इन्वॉल्व रहा है, जैसे कि नोटा को इंट्रोड्यूस कराने में इसका रोल था। इसके अलावा जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी उसको भी ख़त्म करने में इसका रोल रहा है। नेक्स्ट, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। देखिए, एक केस हुआ था हाल ही में जिसका नाम था रंजीत सिंह केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने रिकॉग्नाइज़ किया है कि ये एक फंडामेंटल राइट है कि हमको सभी को इक्वली प्रोटेक्शन मिलना चाहिए क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट से। जैसे कहीं पे बाढ़ ज़्यादा आ रही है तो उन सबको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कहीं पे लैंडस्लाइड्स आ जा रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो सब डिज़र्व करते हैं। और ये जो प्रोटेक्शन है ये कौन से आर्टिकल के अंदर आ रहा है, तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14। साथ ही में इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 48 है, यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ये आर्टिकल। इसके अलावा आर्टिकल 51AG जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रमोट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इनको भी कोट किया था। बाकी आपसे पूछा जाए कि ये राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज ये कौन से आर्टिकल के अंदर आएगा, तो आर्टिकल 21 और 14 दोनों के अंदर आएगा ये। यहाँ पे इंडिया के जो 5 पॉइंट प्लेज इंडिया ने पंचामृत बोलते हैं, बेसिकली 5 प्लेज हैं इंडिया की। ये कहाँ पे प्लेज की थी हमने प्लेज की थी COP26 में, ग्लासगो कहाँ पड़ता है, स्कॉटलैंड में। क्या है हमारी 5 प्लेज, एक ये कि हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से अचीव करना है बाय 2030। 50% टोटल एनर्जी है जो हमारी वो रिन्यूएबल एनर्जी से होगी बाय 2030। जो प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है उसको हम 1 बिलियन टन से कम करेंगे बाय 2030। इसके अलावा जो इंटेंसिटी है हमारे इकोनॉमी की, कार्बन इंटेंसिटी, उसको हम 45% से नीचे लेके आएंगे बाय 2030, और जो रेफरेंस है वो 2005 का है। इसके अलावा नेट जीरो हमें कब तक अचीव करना है, 2070 तक। नेक्स्ट, सेंटर ने रिसेंटली जो देखिए 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, सेंटर ने उसमें रूल्स नोटिफाई किए हैं। और इन रूल्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि एक तो ये बोला है कि जो 6 शेड्यूल के स्टेट हैं उन पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा। इसके अलावा जो इनर लाइन परमिट वाले स्टेट हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, यहाँ पर भी ये
CAA का कानून है, यह लागू नहीं होगा। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, ठीक है, कोई रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है इंडिया की। एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी है हमारा UNHCR के साथ, ऑल्दो हम काम कर सकते हैं, लेकिन वो भी काम करते हैं, लेकिन वो भी ये बोलते हैं कि आपके पास ऑफिशियल रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, बनाइए। हमारे इंडिया में जो फॉरेनर्स होते हैं, कोई भी इमिग्रेंट आ जाता है तो उसको हम फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंतर्गत ही उनको डील करते हैं। और बेसिकली जो CAA है ये क्या करता है कि जो CAA ने कुछ लोगों को, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो, उनको भी, जो हमारे इंडिया में दिसंबर 31, 2014 से पहले आ गए थे, उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करा दिया, बेसिकली उनको अलाउ कर दिया कि आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। नेक्स्ट, चंडीगढ़ इलेक्शन में एक डिस्प्यूट हुआ था। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन था जहाँ पे एक ऑफिसर थे जिनका नाम था मिस्टर अनिल मासी। इन्होंने कुछ वोट्स को कैंसिल कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन बोली थी कि दिस इज़ द मर्डर एंड मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसे ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, या तो ये पूछा जा सकता है आपसे, या फिर सिंपल ये पूछा जा सकता है कि ये जो फ्रॉड हुआ था ये कहाँ पे हुआ था। वैसे ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम्स में, तो ये फ्रॉड आपको पता होना चाहिए, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में हुआ था। नेक्स्ट, यूनेस्कोस टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट। देखिए टेंटेटिव से वैसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। टेंटेटिव का मतलब बेसिकली ये है कि एक लिस्ट होती है, एक तो होता है जो ऑलरेडी, जहाँ पे आपको टोटल कितने आपके पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो ऑलरेडी लिस्ट मिल चुकी है, मतलब आपको सर्टिफाई हो चुका है कि ये पर्टिकुलर साइट अभी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फॉर एग्जांपल शांति निकेतन है जो उसको 2023 में मिला था शांति निकेतन को, ठीक है। उसी तरीके से आप देखोगे जो होयसाला टेम्पल्स हैं उसको भी 2023 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया था। लेकिन जब हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाते हैं तो उसके पहले हम एक लिस्ट होती है उसमें नाम ऐड कर देते हैं कि हम चाहते हैं कि इन साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया जाए। तो उस लिस्ट में हमने कुछ नाम ऐड किए हैं, जैसे ग्वालियर फोर्ट है, धामनेर केव्स हैं। जो धामनेर केव्स हैं ये बुद्धिस्ट केव्स हैं। इसका भोजेश्वर महादेव टेम्पल है जो राजा भोज थे भोपाल के, उन्होंने इसको बनवाया था, राजा भोज ने। ये मिहिर भोज नहीं है, राजा भोज हैं जो ये अलग हैं, मिहिर भोज अलग है। मिहिर भोज हैं वो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के थे। इसके अलावा रॉक आर्ट साइट ऑफ चंबल वैली, खूनी भंडारा बुरहानपुर में है। अब्दुल रहीम खाना ने इसे बनवाया था। अब्दुल रहीम खाना कौन है? ये अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे। इन्होंने बाबरनामा को ट्रांसलेट भी किया था, जो तुजुके बाबरी ओरिजिनली थी उसको बाबरनामा में इन्होंने ट्रांसलेट किया था। इसके अलावा गोंड मॉन्यूमेंट्स एंड मांडला, गोंड मॉन्यूमेंट्स हैं जो मांडला में, इनको भी टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है। ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी इंडिया में कि 2 शांति निकेतन और होयसालास को ऐड करा गया है। इसके अलावा टोटल हमारे पास इंडिया में 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 34 कल्चरल, 7 नेचुरल। और ये आपको पता होना चाहिए जो कंचनजंगा है एकमात्र मिक्स साइट है ये इंडिया की। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इटली में है फिलहाल 60, यहाँ 59 लिखा है लेकिन ये बढ़ती रहती हैं तो अभी 60 हो गई हैं। दूसरे नंबर पर चाइना है, चाइना में अभी 57 नहीं है 59 है आज के टाइम पे। भारत रत्न अवार्ड, देखिए भारत रत्न अवार्ड आज तक ऐसा होता था कि नॉर्मली एक साल में 3 बंदों को मैक्सिमम दिए जाते थे, लेकिन इस बार थोड़ा कुछ अलग हुआ है और 5 बंदों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। किस किस को? PV नरसिम्हा राव जी को दिया गया है LPG रिफॉर्म्स के लिए। इसके अलावा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आए थे वो भी इन्हीं के टाइम पे आए थे। चौधरी चरण सिंह है, ये एग्रीकल्चर फील्ड में, मतलब ये प्रधानमंत्री हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री माने जाते हैं जिन्होंने कभी लोकसभा को फेस नहीं करा था, ठीक है। इसके अलावा MS स्वामीनाथन है, इनको भी दिया गया है पोस्टुमसली अवार्ड। ये MS स्वामीनाथन आपको पता होगा ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके अलावा जो MSP है उसमें भी इनका रोल है। MSP का जो C2+50 वाला फॉर्मूला है वो स्वामीनाथन जी ने ही दिया था। ये हो गया हमारा। कर्पूरी ठाकुर हैं, जो कर्पूरी ठाकुर जी को भी दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर हैं ये पूर्व CM हैं, कहाँ के? पूर्व CM है ये बिहार के। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी 1934 में बनी थी उसके बहुत बड़े नेता थे ये। JP नारायण, जिन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन जो संपूर्ण क्रांति इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आंदोलन चलाया था, बिहार स्टूडेंट्स मूवमेंट, उसके भी नेता, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे कर्पूरी ठाकुर जी। बिहार में जो वो लिकर बैन वगैरह का कॉन्सेप्ट है वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। MS स्वामीनाथन के बारे में मैंने आपको बता दिया, C2+50 फार्मूला इन्होंने दिया है MSP। और इसके अलावा ग्रीन रिवॉल्यूशन के तो ये फादर इंडिया में हैं ही। लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको भी दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, ये इंडिया के एक डेप्यूटी मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, और BJP के बहुत बड़े नेता हैं ये, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह मैंने आपको बता दिया, ये भी एग्रीकल्चर में इनका काफ़ी रोल है, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, और ये फार्मर्स डे भी इनके नाम पर इंडिया में मनाया जाता है। PV नरसिम्हा राव LPG और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई थी, कौन सी? पंचायत वाली, PV नरसिम्हा राव के जी टाइम पे। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली 2017 में इंट्रोड्यूस करे गए थे।
SBI एक एकमात्र बैंक थी जहाँ से आप इनको खरीद सकते थे। ये एक तरीके से प्रॉमिसरी नोट्स जैसे होते हैं ना, यानी कि कौन खरीद रहा है और किसको दे रहा है, इसकी सब सीक्रेट होता था इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए ये वोटर का जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसका वायलेशन है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल लगाया जिसको बोलते हैं डबल प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि जब दो फंडामेंटल राइट के बीच में क्लैश हो रहा हो, जैसे यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी के बीच में क्लैश हो रहा था, तो ऐसी सिचुएशंस में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस राइट को ज़्यादा तवज्जो दी जाए, इंपॉर्टेंस दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन है जो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है राइट टू प्राइवेसी के ऊपर, और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को। आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे ये सिर्फ SBI ही इशू करता था और कोई सी बैंक भी इशू नहीं कर सकती थी। 2017 में आए थे, ये मैंने आपको बता दिया, प्रॉमिसरी नोट की तरह ये काम करते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आई है सरकार उत्तराखंड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, देखिए आर्टिकल 44 है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है, यानी कि जो सिविल मैटर्स हैं उसमें सबके लिए सेम लॉ रहेंगे, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के CM है, उन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था। जस्टिस रंजना P देसाई इनके अंडर एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही इस बिल को लेके आया गया था और ये पास भी हो गया है। तो इंडिया में उत्तराखंड दूसरा स्टेट बन गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला। इसके पहले गोवा था, ठीक। गोवा में बहुत पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो पोर्टुगीज़ इंट्रोड्यूस करके गए थे इंडिया में। कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं UCC की। एक तो ये है कि आपको शादी कंपलसरी हो गई है अब रजिस्टर कराना। इसके अलावा बाईगेमी और जैसे मल्टीपल शादियाँ लोग करते हैं उसको इलीगल कर दिया गया है। LGBTQ का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया, ठीक है, इसको कवर नहीं करा गया है। LGBTQ के बारे में कुछ नहीं है इसमें। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अगर आप शादी नहीं रजिस्टर कराओगे तो आपको सज़ा भी हो सकती है। इसके अलावा एक शादी आपने कर ली, उसके 1 साल के अंदर अंदर तक आप तलाक नहीं ले सकते, 1 साल के बाद ही आप तलाक ले पाओगे। और इलेजिटिमेट, जैसे गैर कानूनी बच्चा होता था जो इलेजिटिमेट, जिसको नाजायज़ औलाद भी बोलते हैं आम भाषा में, उसका कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया है। अब चाहे बच्चा कैसे भी पैदा हो रहा हो बिना शादी के उसको सेम राइट्स दिए जाएंगे जैसे कि बाकी के बच्चों को राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। अडॉप्टेड चिल्ड्रन वगैरह की तरह सबको एक ही राइट दिए जाएंगे। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोविज़न है। इन्होंने बोला है कि अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसको एक स्टेटमेंट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप देनी होगी, यानी कि एक तरीके से लिव इन रिलेशनशिप को अब रजिस्टर कराना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये सब पे लागू नहीं होगा, ट्राइबल्स हैं जो उसको इससे बाहर रखा गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को यहाँ पे एक्सेप्शन दी गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। जो इनॉग्रेशन था, इस पूरे जो प्रोग्राम था इसको बोला गया था क्या, प्राण प्रतिष्ठा। यहाँ पे चीफ गेस्ट थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। जो यहाँ पे जहाँ पे म्यूज़िक वगैरह हुआ था उसका म्यूज़िक जो पूरा प्रोग्राम था उसको नाम दिया गया था मंगल ध्वनि, ठीक है। इस राम मंदिर के जो आर्किटेक्ट है, चीफ आर्किटेक्ट, उनका देखिए वैसे तो चंद्रकांत भाई सोमपुरा, लेकिन आप सोमपुरा नाम याद रख लीजिए, इससे आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है ऑलरेडी एग्जाम्स में। इसके अलावा एक परकोटा, ये परकोटा वर्ड आपको पता होना चाहिए। देखिए जो राम टेम्पल है ना, ये राम मंदिर है जो, ये नगरा स्टाइल में बनाया गया है, ठीक है। नगरा स्टाइल, जो कि मंदिर को नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर बनाने की स्टाइल है उसको नगाड़ा या नगरा बोलते हैं। लेकिन इसमें कुछ फीचर्स हैं जो वो द्राविड़ा से और पंचायतन शैली से लिए गए हैं, ठीक है। द्राविड़ा से क्या फीचर लिया गया है, जो ये परकोटा है, ये परकोटा है बेसिकली, ये वॉल है जो ये द्राविड़ा स्टाइल का फीचर होता है, ना कि किसका, नगरा स्टाइल का। तो द्राविड़ा स्टाइल की वॉल इसमें डाली गई हैं। तो प्रकोटा है जो, ये क्या है, ये वॉल है जो चारों तरफ लगाई गई हैं मंदिर के। पंचायतन स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल, यानी कि जहाँ पे 5 जो छोटे छोटे श्राइन्स हैं एक बड़ी मूर्ति के साइड में बनाए जाते हैं। किस किस के बनाए गए हैं, सूर्य भगवान के, देवी भगवती, गणेश भगवान और लॉर्ड शिवा। इसके अलावा पोइट यतीन्द्र मिश्रा हैं, इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं है, इन्होंने वहाँ पे रिसाइटेशंस वगैरह किए थे संगीत नाटक अकेडमी के साथ मिलकर। नगरा स्टाइल में बनाया गया है, ये आपको बता दिया। टोटल 3 मंजिल की इमारत है ये। जो मूर्ति है राम भगवान की, यहाँ पे आइडल बनाई गई है राम भगवान की, जो उस मूर्ति का नाम रखा गया है बालक राम, ठीक है। और जो मूर्ति है वो उसको स्कल्पटिंग किसने की थी, बनाया किसने था, तो उस बंदे का नाम है अरुण योगीराज। मैसूरू कर्नाटका से हैं ये अरुण योगीराज, इसने उन्होंने मूर्ति को बनाया था। राम भगवान को एक 5 साल के बच्चे की तरह दिखाया गया है, इसलिए नाम क्या रखा गया है, बालक राम। और उनका जो पोस्चर है वो आशीर्वाद देने वाला पोस्चर है, अभय मुद्रा टाइप जिसको बोलते हैं। अभय मुद्रा काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो वो आशीर्वाद देने वाला इनका पोस्चर है। और एक हाथ में एरो है और एक हाथ में बो है, यानी कि तीर कमान उनके हाथ में दी गई है। और विष्णु जी के अवतार थे राम भगवान जी, आपको ये पता होगा। तो राम भगवान के आसपास विष्णु जी के बाकी के अवतार हैं, जो 10 अवतार उनका चित्रण किया गया है। जो आपको पता होगा राम भगवान, कृष्ण भगवान, ये सभी कौन है, ये विष्णु जी के ही अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये पूरा जो काम काज है वो किसने देखा था राम मंदिर बनवाने का, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, इन्होंने ये काम देखा था। और इसके हेड के बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कौन थे, महंत नृत्य गोपाल दास।
नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड ये हर साल दिए जाते हैं इंडिया में, ये 2023 में दिए गए। कौन ऑर्गेनाइज कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। कौन है हमारे मिनिस्टर इसके? मनोहर लाल खट्टर जी बने हैं हाल ही में। इसका जो थीम था वो था वेस्ट टू वेल्थ, और जो प्रेजेंटेशन में हाईलाइट की गई थी एक ऑडियो, वो थी एक तारीख एक घंटा एक साथ कैंपेन, और एक गाना भी बनाया गया था, एंथम बोल तो एक तरीके से, नया संकल्प है नया प्रकल्प है। और किसने गाया था? नया संकल्प है नया प्रकल्प है, कैलाश खेर, जो कि काफ़ी मशहूर सिंगर है, उन्होंने ये गाया था। हर बार की तरह इस बार भी इंदौर है वो पहले पे है। इंदौर और सूरत दोनों को एक रैंक दी गई है। उस तरीके से आप देखोगे, देखिए जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर है ऐसे शहरों में तो इंदौर है, उसके अलावा छोटे शहरों में सासवाड़ है, और स्टेट्स में महाराष्ट्र नंबर 1 पे आया है। और गंगा सिटीज़ वाला है, ये पूछा जा सकता है, इसमें वाराणसी नंबर 1 पे है, प्रयागराज दूसरे पे है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के ऊपर एक सर्वे आया है, ठीक है। हायर एजुकेशन में देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, उसमें हमारा टारगेट क्या है कि हायर एजुकेशन में 2035 तक हम क्या अचीव करना चाहते हैं? एटलीस्ट 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। तो आपको इतना याद रखना है इस हायर एजुकेशन रिपोर्ट से कि सभी कैटेगरीज़ में हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। किसी भी कैटेगरी में नेगेटिव ग्रोथ नहीं मिली है, सभी में पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब चाहे वो फीमेल का हो, माइनॉरिटी स्टूडेंट हो, सबका हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। नेक्स्ट, नारी शक्ति वंदन बिल। देखिए, नारी शक्ति वंदन बिल ये वही है जिसमें 33% रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन को। कहाँ पे दिया गया है वुमेन को रिजर्वेशन? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में दिया गया है, इसके अलावा लोकसभा में दिया गया है, और दिल्ली की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें दिया गया है। स्टार्टिंग में इसमें जम्मू एंड कश्मीर और जो पुदुचेरी है उसको इंक्लूड नहीं करा गया था, लेकिन बाद में इस बिल को एक्सटेंड कर दिया गया जम्मू और कश्मीर और पुदुचेरी के लिए भी, ठीक है। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इसमें इसके अलावा ये पूछा सकता है कि कौन से आर्टिकल्स को अमेंड किया गया है। तो देखिए, दिल्ली के लिए तो आर्टिकल 239AA ये इंसर्ट करा गया है, और बाकी के जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 330A, 332A और 334A में डाले गए हैं। 334A में एक प्रोविज़न और डाला गया है जिसमें लिखा है कि 2026 में जब डिलिमिटेशन हो जाएगी उसके बाद ये कानून लागू होगा। तो अमेंडमेंट के अंदर ये लिख दिया गया है कि ये अभी नहीं लागू होगा, 2026 के बाद लागू होगा। नेक्स्ट, नए एक्ट्स लेके आई है गवर्नमेंट, जिन्होंने जो एग्जिस्टिंग हमारे इंडियन पीनल कोड था उसको रिप्लेस कर दिया है। 3 नए कानून आए हैं ऐसे। क्या क्या नाम है इन कानूनों के? देखिए, पहला है जिसने आईपीसी इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किया है, उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, इसको शॉर्ट में BNS लिखा जाता है, BNS 2023। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो CRPC था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाम दे दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट है जो साक्ष्य अधिनियम, इसको कर दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये पहले हमारे 1860 में ब्रिटिशर्स कॉलोनियल टाइम से आए थे, और ये 2023 में इनको चेंज कर दिया गया है। कुछ नई चीज़ें जो इंट्रोड्यूस करी गई हैं भारतीय न्याय संहिता में, वो क्या है? ऑर्गेनाइज क्राइम डाला गया है, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम की एक कैटेगरी डाली गई है। उसके अलावा टेररिस्ट वर्ड को पहली बार इंक्लूड करा गया है हमारे अंदर आईपीसी में, वरना पहले इसके लिए अलग से लॉज थे। वैसे लॉज अभी भी हैं, लेकिन टेररिस्ट वर्ड को डाला गया है इस पर आईपीसी के अंदर भी। इसके अलावा जो देशद्रोह का कानून होता था पहले हमारे देश में, उसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन उसको दूसरे वर्ड्स में एक तरीके से डाल दिया गया है सेक्शन 150 के अंदर, जहाँ पे सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी, भारत की अखंडता और संप्रभुता के ऊपर कोई खतरा आएगा तो उसके लिए सेक्शन 150 है डील करने के लिए। एक नई कैटेगरी ऐड करी गई है स्नैचिंग, स्नैचिंग को अलग से एक ऑफेंस बना दिया गया है सेक्शन 302 के अंदर। नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर, देखिए गैंग रेप है ना, जो गैंग रेप के लिए पनिशमेंट अब 20 साल या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, और कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ सेंटेंस भी दी जा सकती है। किस केस में? मॉब लिंचिंग के केस में। मॉब लिंचिंग में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो डेथ से, मतलब डेथ सेंटेंस है, कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। डेथ अगर किसी को पनिशमेंट मिलती है तो उसको कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। इसके अलावा नॉर्मली आपको मतलब 7 साल की इम्प्रिजनमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी हो सकती है, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट हो जाएगी अगर आप मैक्सिमम आपको पनिशमेंट दी जाती है तो। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यहाँ पे क्या करा गया है? देखिए, जो अक्यूज्ड है उसको कॉपी दी जाएगी FIR की। अक्यूज्ड किसको? अक्यूज्ड को भी दी जाएगी और विक्टिम को भी दी जाएगी 14 दिन के अंदर अंदर। इसके अलावा एक जीरो FIR का कॉन्सेप्ट आया है। जीरो FIR पहले भी होती थी, लेकिन पहले ये कानून के अंदर नहीं लिखा हुआ था, अब ये कानून के अंदर लिख दिया गया है कि आप इट डज़न्ट मैटर कि कहाँ पे क्राइम हुआ है, कहीं पे भी क्राइम हुआ हो, आप किसी भी थाने में जाइए और वहाँ पे FIR लिखवा सकते हैं, और जो पुलिस है वो आपकी FIR लिखने से मना नहीं कर सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। अब जो एविडेंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, उनको भी एविडेंस की कैटेगरी में डाल दिया गया है, और वो एक्सेप्टेबल रहेंगे। डिजिटल रिकॉर्ड है कोई भी, उसको माना जाएगा एज एन एविडेंस। नेक्स्ट, आपको पता होगा बिहार की असेंबली में एक बिल पास किया गया था जिसमें 65% इंक्रीज़ कर दिया था कोटा पे जो 50% की लिमिट लगाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको ब्रीच करते हुए
65% कोटा ले आई थी बिहार सरकार, लेकिन बिहार में पटना हाई कोर्ट ने अभी इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। एक PIL फाइल हुई थी इसके अगेंस्ट में, और वो उसको उस पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने जो कोटा है बिहार का, इसको वापस से पहले पे ही ला, मतलब पहले 50% वाले पे ही ला दिया है वापस से। 65% को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। आगे का जो करंट अफेयर है, नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। बाकी आपका कोई इनपुट हो तो यू कैन टेक्स्ट फीडबैक, तो इम्प्रूवमेंट हम करेंगे अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।